आज हम अपने क्लास 12th के इतिहास में चैप्टर नंबर 8 को लेंगे, राजा, किसान और जमींदार। और हमारे प्रश्न हम दीर्घ उत्तर ही लेंगे। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट स्मरणीय बिंदु हम ले लेते हैं सहायक सामग्री से। जैसे आप देखिए, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गाँवों में रहते थे। इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। छोटे खेतिहर, खेती पे काम करने वाले छोटे लोग, या भूमिहर संभ्रांत, ऐसे संभ्रांत लोग जो भूमि को संभाल रहे हैं, भूमि पे काम कर रहे हैं, दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। यानी 85% हमारा कृषि का काम था और लोग गांव में रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ इस टाइम में आप देखोगे 16वीं 17वीं शताब्दी में तो आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। तो ये प्रश्न बन सकता है, आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी इसी काल के स्रोत हैं। तो इसमें इसी समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में और ईस्ट इंडिया कंपनी के सब दस्तावेज जो भी हमें मिल रहे हैं इस दौरान ही हैं। रैयत, मुजरियान, खुद काश्त, पाही काश्त किसानों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। तो कहीं पर भी खुद काश्त लिखा आता है, पाही काश्त आता है, या रैयत वर्ड आता है, या मुजरियान आता है, ये सब किसान के लिए यूज़ किया गया वर्ड। तो आपके प्रश्न में रैयत से संबंधित क्वेश्चन आए, ये कुछ आए, तो आप समझ जाना किसान के लिए प्रश्न है। मानसून भारतीय कृषि रीढ़ की हड्डी था। कृषि की रीढ़ था, मतलब मानसून से ही हमारी कृषि का पानी का सप्लाई, सिंचाई मानसून से ही होती है, तो भारतीय कृषि की रीढ़ थी। मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। 2 मुख्य चक्र होते थे खेती के, खरीफ जो कि पतझड़ में होता था, दूसरा होता था रबी जो कि बसंत में। ये आपको याद करना चाहिए, 2 फसल, खरीफ और रबी। ये प्रश्न बन सकता है, खरीफ पतझड़ में, रबी बसंत में। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल, ये प्रश्न आता है, जिनसे कामिल फसलें कौन सी थी? तो कपास और गन्ने। जिनसे कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी कपास और गन्ने। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में। नकदी फसल 2 कौन सी हैं? तिलहन और दलहन। दलहन यानी दाल और तिलहन यानी तिल। मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जमीन पर कपास उगाई जाती थी। कपास मध्य भारत और दक्षिणी पठार, यहाँ पे काली मिट्टी होती है, उसमें कपास अच्छी रहती है, जबकि बंगाल चीनी के लिए मशहूर था। ग्रामीण समुदाय में 3 घटक थे, खेतीहर किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया। तो 3 घटक होते थे ग्रामीण समुदाय के। एक होता था खेतीहर किसान, एक था पंचायत और एक गांव का मुखिया। ये 3 हो गए ना, 1 2 3। गांव के मुखिया को मुकद्दमा भी बोलते थे या मंडल भी बोल जाते थे। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। राजपूतों की चर्चा किसानों की, राजपूत किसानी का काम करते थे। मारवाड़ में एक पुस्तक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कृषि का काम करते थे। कौन? क्षत्रिय, राजपूत। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती है। एक ऐसा कोई गांव हो जिसमें कई जाति के लोग रह रहे, तो 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हम देखते हैं कि पंचायत में भी विविधता है। कृषि समाज में महिलाएं, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। कृषि समाज में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। तो महिलाओं का जो क्वेश्चन है कि वो क्या, किस प्रकार से मदद कराती थी, वो कैसे संसाधन थी, ये एक प्रश्न आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म का काम करते थे। ये क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं चलता था कौन किसान है कौन दस्तकार, क्योंकि किसान दस्तकारों का भी काम करते थे, दस्तकार किसानों का भी काम करते थे, दोनों किस्म का काम करते थे लोग। तो उसको हम किसान बोलेंगे, दस्तकार बोलेंगे। इसमें मुश्किल था कि इसको क्या बोला जाएगा, किसान या दस्तकार, क्योंकि एक इंसान दोनों जॉब करता था, किसान वाला भी, दस्तकार वाला भी। मसलन बुआई और सुहाई के बीच, सुहाई और कटाई के बीच खेतीहर किसान दस्तकारी का काम करते थे। जब कटाई बुआई के बीच में जो जगह मिल जाती थी उसमें वो दस्तकारी का काम करते थे। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं। तो कुछ रचनाएं हैं जहाँ पे जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए जंगली वर्ड या वनवासी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रश्न भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का एक इसमें से बनता है। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीनें। जमींदार क्यों समृद्ध थे, यानी क्यों रिच थे, पावरफुल किस लिए थी? क्योंकि उनके पास विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीनें थी, इनकी अपनी खुद की व्यक्तिगत ज़मीनें थी। इन्हें मिल्कियत कहते थे या निजी संपत्ति कहते थे। अब आप ये याद कीजिए कि हमने जब बर्नियर के दौरान फ्रांसवा बर्नियर का चैप्टर 8 में करा है, वहाँ पे बर्नियर कह रहा है कि राज्य का भूमि पर एकाधिकार था, यानी किसी की व्यक्तिगत भूमि ज़मीन नहीं थी। तो हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण में बोलते कि हमें ऐसे दस्तावेज तो नहीं मिलते मुगल साम्राज्य के दौरान। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ लिखा आ रहा है कि ज़मींदार इसलिए रिच थे, इसलिए समृद्ध थे क्योंकि उनके पास अपनी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीनें थीं, है ना। इस पॉइंट को हमने फ्रांसवा बर्नियर की आलोचनात्मक उसमें
इस्तेमाल किया है। मुगलकालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में की गई थी। भू राजस्व के इंतजामात के दो चरण थे, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। तो दो चरणों में काम होता है। तो कर निर्धारण होता था भू राजस्व के लिए, और एक वास्तविक वसूली जो थी कितनी हो रही है। इटली के एक मुसाफिर है जोवान्नी कारेनी, इन्होंने जोवान्नी कारेनी जो लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरा था, इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। चांदी के विषय में वो लिख रहा है कि सारी जगह से होते होते वो भारत पहुंचती थी। किसने लिखा है? इटली के मुसाफिर ने। छोटे गणराज्य जहाँ लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। छोटे गणराज्य छोटे छोटे जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके जो भी संसाधन होते थे उनका मिलजुल के इस्तेमाल करना, और श्रम यानी मेहनत का बंटवारा। किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया। गांव में हम देखते हैं कि श्रम का बंटवारा है, संसाधनों का बंटवारा है। आईने 5 भागों का संकलन है, जिसके प्रथम 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था और उससे वसूले गए राजस्व पर ही पूरा प्रशासन और राजतंत्र आधारित था। तो हम देखते हैं क्योंकि 80% हमारा गांव में रहते थे और वहीं पर कृषि प्रधान ही था, तो सारा हमारा जो राजस्व कृषि से ही आता था, उसी राजस्व पे ही पूरा प्रशासन और राजतंत्र आधारित होता था। इस काल में ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी। सिंचाई कार्य जो है उसमें राज्य मदद करते थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी से ऊपर उठी। पशुपालन का काम बढ़ने लगा, बागवानी में मुनाफा हो रहा था, तो इन दोनों की वजह से अहीर, गुज्जर, माली, ये जो जातियां हैं ये काम करती थी पशुपालन और बागवानी का। तो इनका क्योंकि मुनाफे हो रहे तो ये सामाजिक सीढ़ी में ऊपर बढ़े, यानी आर्थिक रूप से संपन्न हुए अहीर, गुज्जर और माली। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अलग पंचायत होती थी। जजमानी 18वीं सदी के स्रोत बताते कि बंगाल में जमींदार लुहार, बढ़ई, सुनारों आदि को उनकी सेवा के बदले रोज़ का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। तो जजमानी क्या थी कि 18वीं सदी के जो स्रोत हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन है, हमें उन स्रोत से पता चलता है कि बंगाल में जो जमींदार थे, लुहार, बढ़ई, सुनारों को, जो ये बाकी तीनों जाति हैं, उनसे काम करवाते थे और उनको रोज़ का भत्ता देते थे और खाने के लिए नकदी देते थे। तो इसको बोलते थे जजमानी। ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला देते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। मनसबदारी व्यवस्था एक व्यवस्था है, मुगल प्रशासन में की गई थी। तो उसमें शीर्ष में एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, ऊपर सबसे टॉप में एक मनसबदार होता था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। जो जिस राज्य का आप मनसबदार हो, वो वहाँ के सैनिक मामलों को देखेगा और नागरिक मामलों की भी जिम्मेदारी लेगा। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया था? पोलज एक ज़मीन थी। ये प्रश्न आता है पोलज क्या था? पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, वो पोलज ज़मीन होती है। एक के बाद एक फसल लगाते रहो, यानी जो सबसे फर्टाइल लैंड है आपका, खेती होती रहेगी और कभी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। परोती वो ज़मीन होती है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सकें। चच्चर वह ज़मीन होती है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, और बंजर वह ज़मीन होती है जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई। तो ये प्रश्न आपका पिछली बार आप देखते हो ये आया था, पोलर ज़मीन जिस पर रेगुलर आप खेती कर पा रहे हो। परोती वो है जिस पे कुछ दिन के लिए आप खेती को रोक रहे हो, और उसके बाद आप चच्चर वो ज़मीन है जहाँ पे 3-4 साल तक उसको छोड़ा जा रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा। बंजर है जहाँ पे 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट 1 मार्कर या 2 मार्कर में क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब हम, क्योंकि इसमें दीर्घ प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, 1 मार्कर सब इन्हीं से हो जाएंगे जो हमने पीछे देखे, तो उनको हम फास्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक प्रश्न ले रहे। कृषि इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एन को एक आईने अकबरी को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में क्या समस्याएं हैं? इतिहासकार इस स्थिति से कैसे निपटते हैं? 1519 में अबुल फजल द्वारा लिखित गई आईने अकबरी में मुगलों के कृषि इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अमूल्य जानकारी है, लेकिन इसकी अपनी सीमा है। आईने अकबरी में हम सारा कृषि इतिहास को पढ़ पाते हैं, लेकिन इसकी अपनी क्या सीमाएं, इतिहासकारों को क्या सीमाएं हैं, समस्याएं हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं। एक, जैसे योग में कई त्रुटियों का पता चलता है, कई जगह टोटल रॉन्ग दे रखा है, हालांकि ये नाबालिग है और मैनुअल की समग्र मात्रात्मक सटीकता से अलग नहीं होते। तो टोटलिंग में कुछ कुछ मिस्टेक है, उससे हम समझ सकते हैं कि हम पूरा इसके ऊपर रिलाई करके, विश्वास करके नहीं चल सकते। तो एक आपका योग वाला पॉइंट आ जाएगा।
ये समस्याओं में आ गया, इसकी अपनी सीमाएं योग की। एक और सीमा डेटा की तिरछी प्रकृति है। ये आप इन मेन पॉइंट्स को देख लीजिए। योग में कमियां हैं, डेटा की तिरछी प्रकृति है, यानी सभी प्रांतों से एक समान डेटा एकत्रित नहीं किया गया। जैसे अबुल फजल ने बंगाल और उड़ीसा के ज़मींदारों की भांति की जाति संरचना के बारे में कोई विवरण नहीं दे रखा, तो आप कैसे कैसे डेटा ले रहे हो ये नहीं पता चल रहा। फिर विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए राजकीय आंकड़े विस्तृत हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे मजदूरी और कीमतों को ठीक से शामिल किया गया। तो कितनी मजदूरी है, क्या कीमतें हैं, तो राजकोषीय आंकड़े तो विस्तृत हैं, लेकिन ये सब पैरामीटर्स की मजदूरी और कीमतों की कितनी मजदूरी पे कितना, ये ठीक प्रकार से लिखा नहीं गया, तो उसको समझना मुश्किल हो रहा है। आईने अकबरी में मिली कीमतों और मजदूरों की विस्तृत सूची राजधानी आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों से प्राप्त की गई, इसलिए शेष साम्राज्य के लिए इसका सीमित मूल्य है। तो ज़्यादातर जो है हमें मजदूरों और कीमतों का ये हमें विवरण मिल रहा है आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों से, बाकी क्षेत्रों का नहीं पता चल रहा। तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि बाकी क्षेत्रों में किस तरह से होगा। इतिहासकारों ने प्रांतों से प्राप्त जानकारी द्वारा एन के खाते को पूरक करके स्थिति से निपटा है। इसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के विस्तृत 17वीं 18वीं शताब्दी के राजस्व रिकॉर्ड शामिल है। इन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों द्वारा भी पूरक बनाया गया। तो इतिहासकारों ने सारा आईने अकबरी पे नहीं रखा, क्योंकि टोटल की कई मिस्टेक है, कई बार डेटा ठीक प्रकार से एंटर नहीं है, कई बार जो आपके मजदूरों और की कीमतों का नहीं पता, कुछ ही किस तरफ से नहीं लिखा गया, बंगाल उड़ीसा में नहीं दिया गया, आगरा और उसकी आसपास की जगह दी गई है। तो आंकड़े जो है राजकोष के आंकड़े तो बड़े क्लियरली दिखाए गए हैं, तो इसलिए इनकी कुछ सीमाएं नहीं समझ पा रहे। लेकिन इतिहासकारों ने क्या करा, ये जो भी खाते जो हैं इनको पूरक, इसको इनकी जानकारी को इन्होंने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों द्वारा मिला के फिर एक कंप्लीट करके इसका पिक्चर बनाई है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है, 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन को निर्वाह कृषि के रूप में किस हद तक वर्णित किया जाता है, अपने उत्तर के कारण बताइए। कृषि उत्पादन को निर्वाह कृषि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो ये आपका निर्वाह कृषि, कृषि उत्पादन को 16वीं 17वीं शताब्दी में भूमि की प्रचुरता, उपलब्ध श्रम और किसानों की गतिशीलता तीन कारक थे। कि भूमि की प्रचुरता में थी बहुत ज़्यादा, उपलब्ध श्रम बहुत अच्छे से होता था, और किसानों की गतिशीलता, ये तीन कारक थे जो कृषि के निरंतर विस्तार के लिए उत्तरदायी थे। आप देख रहे हो भूमि अच्छी तरह से थी, श्रम भी काफ़ी था, किसानों की गतिशीलता थी, इसकी वजह से कृषि का विस्तार हो रहा था। चूँकि चावल, गेहूँ, बाजरा सब कई बार उगाई जाने वाली फसलें थी, तो ऐसा माना जाता है कि कृषि का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। लेकिन बुनियादी अनाज की खेती पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह नहीं था कि निम्नलिखित कारणों से कृषि केवल निर्वाह के लिए थी। ठीक है, तो ऐसे तो लगता है कि पेट भरने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी अनाज की खेती पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ निर्वाह के लिए ही है। जैसे कि अब हम देखते कुछ फसलों को देखते हैं, जैसे कपास और गन्ना। अब कपास और गन्ने को जब आप देखेंगे तो इनको जिनसे कामिल बोला गया है, यानी कि ऐसी फसलें हैं ये कपास और गन्ना जिनको जिनसे कामिल बोला गया, ऐसी फसलों की खेती, क्योंकि ये राजस्व अधिक मिलता था कपास और गन्ने से, इनमें सर्वोत्तम फायदा होता था, मुनाफा अधिक होता था, इसलिए कपास मध्य भारत में दक्कन के पठार में विशाल क्षेत्र में उगाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आपका कपास आएगा। और बंगाल में चीनी करी जाती थी। तो ये निर्वाह कृषि नहीं हुई ना, कृषि निर्वाह के लिए, ये तो निर्वाह के लिए हम नहीं कर रहे, तो ये आप बोल रहे कि ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे। ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ निर्वाह के लिए था। नकदी फसलें भी थी, जैसे तिलहन और दलहन, ये भी होती थी। 17वीं शताब्दी में मक्का जैसी नई फसल भी अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत में लाई गई, तो ये पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में से एक होगी। तो मक्का लेकर आए, तो हम सोच सकते कि निर्वाह के लिए तो मक्का नहीं लाए, मुनाफे के लिए आ रहे, नई चीज़ों को लाया जा रहा है। नई दुनिया से टमाटर आया, आलू आया, मिर्ची आई, ऐसी सब्जियां आई, तो नए फल अनानास और पपीता भी भारत पहुँचे, तो ये सब किसानों द्वारा उगाए गए थे। तो निर्वाह के लिए तो इंसान ये काम नहीं करता ना। तो ये नई नई जो 3-4 चीज़ें आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो, तो इससे पता चलता है निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि औसत किसानों की जोत में निर्वाह और वाणिज्यिक दोनों चीज़ें थी। मतलब निर्वाह के भी वो काम करते थे, परंतु हम देख रहे हैं कि वाणिज्य के लिए भी इन्होंने कई काम करे। ठीक है, मैं इसको फटाफट से एक बार जल्दी से समअप करती हूँ। ये निर्वाह के लिए तो काम हो रहा था, लेकिन निर्वाह की चीज़ों में आप फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हो, और ये बाकी सब चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, ये सब 2, 3, 4 पॉइंट ये वाणिज्य के लिए यानी व्यापार के लिए दोनों चीज़ें ही थी उस वक्त। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। महिलाओं ने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष भूमि को जोतते थे, जबकि स्त्रियां फसलें बोती थी, निराई करती थी, मड़ाई करती थी। उस समय कृषि उत्पादन पूरे के श्रम और संसाधनों के साथ किया जाता था। महिलाओं ने सूत काटने, मिट्टी के बर्तन बनाने,
और कढ़ाई के लिए मिट्टी गूथा ऐसे कार्य किए। इस प्रकार किसान महिलाएं जो कुशल कारीगर थी, न केवल खेतों में बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने मालिक के घर में, यहाँ तक कि बाजार में भी काम करती थी। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे, बी पॉइंट, महिलाओं ने सूत काटने, मिट्टी के बर्तन, ये सारे पॉइंट्स आप इसको याद कर लीजिए। जमींदार वर्ग में महिलाओं को विरासत में संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। तो महिलाएं जो ये तो खेती में काम कर रही है। हमारा प्रश्न है कि महिलाओं की भूमिका, ठीक है। अब जमींदारों पे आ जाइए। सी पॉइंट जो है आपका ये जमींदारों वाला है कि वो विरासत में संपत्ति का अधिकार था। विधवाओं सहित महिलाओं ने ग्रामीण भूमि बाजार में भाग लिया। संपत्ति बेचना जो उन्हें विशेष रूप से पंजाब में विरासत में मिली थी, तो ये भी उनका था। वो संपत्ति बेचा भी करती थी, संपत्ति का अधिकार था जमींदार वर्ग में महिलाओं को। हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं को विरासत में जमींदारी मिली। वे अपनी जमींदारी अधिकतर को बेचने और गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र थी। महिलाएं अपनी, आप ये देख पा रहे हो कि दोनों महिलाओं को विरासत में, हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं को विरासत में जमींदारी मिली थी, जिसे वो बेच और खरीद सकती थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल में कई महिलाओं ने जमींदारी करी। वो जमींदार थी। वास्तव में राजशाही जमींदारी जो उस समय की सबसे प्रसिद्ध जमींदारियों में से एक थी, उसमें एक मुखिया ही महिला थी। तो महिलाओं का ये काम हो गया। तो वो जो खेतों में जो काम करती थी, उसके अलावा जमींदारियों वाले पॉइंट भी आप उनके लिए ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विचाराधीन अवधि के दौरान मौद्रिक लेन देन के महत्व पर उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए। मौद्रिक लेन देन यानी पैसे के लेन देन पर विचाराधीन अवधि में मुगल द्वारा प्रदान की गई राजनीतिक स्थिरता ने मिंग यानी चीन में, सफाविद ईरान में और तुर्क यानी तुर्की साम्राज्यों के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंध स्थापित करने में मदद करी। इससे चीन से भूमध्य सागर तक बाहरी व्यापार में वृद्धि हुई। तो मौद्रिक लेन देन हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ा। जब मुगल ने हमें राजनीतिक स्थिरता दी, जब राजनीति में हम स्थिर हो जाते हैं तो हमारा व्यापार हमेशा बढ़ता है। तो चीन के साथ मिंग में, सफाविद ईरान में और तुर्क यानी तुर्की में, इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, तो व्यापार में वृद्धि हुई। नई भूमि हुई और समुद्री मार्ग की खोजों ने हमारे एशिया के साथ व्यापारों में गति करी। जब नई भूमि मिल गई, समुद्री मार्गों की खोज हुई, तो हमारे यूरोप के साथ एशिया के व्यापार की, हम यूरोप ये देशों के साथ भी हमारा व्यापार होने लगा। परिणाम स्वरूप भारत से खरीदे गए सामानों के भुगतान के रूप में चांदी की भारी मात्रा में भारत में प्रवेश हुआ। यह भी हम पढ़ रहे थे कि इटली के एक मुसाफिर ने वर्णन भी किया है कि चांदी बहुत भारी मात्रा में भारत में आ रही थी मुगल साम्राज्य में। 1690 में भारत से गुजरने वाले एक इतालवी यात्री जोवन्नी करारी ने लिखा है कि चांदी सभी हिस्सों से होते हुए भारत पहुंची, और इससे पता चलता है कि भारत में किस तरह नकदी और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इससे भारत को बहुत लाभ हुआ क्योंकि उसके पास चांदी के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत में चांदी के पर्याप्त भंडार थे और चांदी का रुपया आसानी से उपलब्ध था। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमारा व्यापार अच्छे से हुआ। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है बच्चों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ ताकि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो। देखो, मौद्रिक लेन देन में क्या हुआ, आप बोलेंगे पहला पॉइंट आप रखेंगे, मुगलों ने जो राजनीतिक स्थिरता दी उससे हमारा व्यापार में वृद्धि हुई। तो डिफरेंट स्टेट्स के इनकी कंट्रीज़ के नाम लिख दोगे, इनके साथ व्यापार हुआ। फिर नई भूमि और समुद्री मार्गों से हमारे यूरोप के साथ हमारा व्यापार बढ़ा, ठीक है। और फिर उससे क्या हुआ, चांदी भारत में आने लगा, यूरोप से भारत में चांदी आने लगा। और इसका वर्णन एक इतालवी यात्री भी करता है कि हमारे किस तरह भारत में नकदी और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। और क्योंकि हमारे पास तब चांदी नहीं थी, लेकिन व्यापार के जरिए हमारे देश में चांदी के पर्याप्त भंडार आ गए और हम चांदी का रुपये का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आ जाइए, ये हम कर चुके हैं। 5वां प्रश्न देखिए, उन साक्ष्यों का परीक्षण कीजिए जो बताते कि मुगल राजस्व व्यवस्था के लिए भू राजस्व इम्पोर्टेंट था। तो हम जानते हैं कि सभी राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। परंतु इस चैप्टर में हम मुगल राजस्व की बात कर रहे हैं, तो उन साक्ष्यों को देखना है कि कैसे पता चलता है। तो उसको थोड़ा हम फास्ट लेंगे क्योंकि ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। चूँकि भू राजस्व मुगल साम्राज्य का आर्थिक आधार था, तो कृषि पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, उसको राजस्व को ठीक करने के लिए प्रशासनिक तंत्र था, एक दीवान था जो साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के परीक्षण के लिए उत्तरदायी था। तो इन्होंने एक दीवान को अपॉइंट किया जो साम्राज्य की सभी वित्तीय व्यवस्थाओं को देख रहा था। लोगों पर करों की राशि निर्धारित कर दी गई। तो निर्धारित करने के लिए कृषि भूमि कैसी है, उसका उत्पादन कितना है, उसकी पूरी जानकारी ली और फिर करों की राशि निर्धारित करी। तो भू राजस्व निर्धारण करने में 2 चरण थे, मूल्यांकन करा जा रहा है और फिर संग्रह किया जा रहा है कि भूमि का मूल्यांकन कर रहे हैं कि कर कैसा होगा, करों का निर्धारण हो रहा है और फिर इसको करों का कलेक्शन हो रहा है। आमिल गुज्जर और राजस्व कलेक्टर को निर्देश दिया गया, उसको आमिल गुज्जर या राजस्व कलेक्टर कहते हैं, कि किसानों को नकद या वस्तु के रूप में भुगतान करने का विकल्प दें। या तो किसान नकद में दे या वस्तु के रूप में भुगतान करें।
तो नकद को ज़्यादा भुगतान को प्राथमिकता दी, क्योंकि नकद में किसान अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। भू राजस्व का आकलन करते समय राज्य के अधिकारियों ने अपने दामों को अधिकतम करने का प्रयास किया कि अधिक से अधिक लगान ले सके, उन्होंने कोशिश करी। एन ने खेती योग्य और खेती योग्य भूमि के समुच्चय को संकल्पित किया। खेती योग्य और खेती योग्य भूमि क्यों, कि कौन सी खेती योग्य भूमि है, और खेती योग्य भूमि के समुच्चय को संकलित किया। अकबर के अधीन भूमि का वर्गीकरण किया गया और प्रत्येक द्वारा भुगतान किए जाने वाले एक अलग भू राजस्व का निर्धारण किया। तो बेसिकली इन्होंने दीवान को अपॉइंट किया, भूमि का देखा कि वो कैसे कितना उससे कृषि कर लिया जा सकता है, उसका मूल्यांकन करा, उसका संग्रह किया। कलेक्टर को निर्देश दिए कि किसान या तो नकदी में राजस्व दे देगा या वस्तु के रूप में देगा। तो नकद के लिए पर उन्होंने प्राथमिकता दी और उन्होंने कोशिश करी कि अधिकारियों ने कि दावे को अधिकतम करने का प्रयास किया, जितना हो सके लगान लिया जा सके, ऐसे किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, आप किस हद तक सोचते हैं कि कृषक समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति एक कारक थी। तो ये जाति वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को, सामाजिक आपके सोशल संबंध है, आर्थिक यानी पैसे से संबंधित है, तो जाति एक इम्पॉर्टेंट कारक कैसे थी। अभी हमने महिलाओं का क्वेश्चन पढ़ा था जो इम्पॉर्टेंट है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कृषकों को उनकी जाति और अन्य जाति जैसे भेदी या जाति आधारित भेदों के आधार पर विभाजित किया गया था। कृषकों को उनके जाति के आधार पर विभाजित किया था। कई किसान ऐसे थे जो खेतिहर मजदूर थे, उसमें रूप में काम करते थे, या मैनकल के रूप में काम करते थे। इस प्रकार उन्हें गांव में रहने की अनुमति नहीं थी। खेतिहर मजदूर थे कि बस वो काम करते थे, तो उनको गांव में रहने की अनुमति नहीं थी। आप इसको ध्यान देंगे। वे गांव के बाहर रहते थे, उन्हें छोटे मोटे काम के लिए सौंपा गया था। उनके पास संसाधनों की कमी थी, इस प्रकार गरीबी से पीड़ित थे। कुछ किसान ऐसे थे। तो जाति के आधार पर किस तरह का काम कर रहे खेतिहर मजदूर। जातिगत भेद अन्य समुदायों में भी दिखाई दे रहे थे। मुस्लिम समुदायों में नौकर हल खौरेन मैला ढोने वाले की तरह थे। तो ये हल खौरेन यानी नौकर ऐसे होते थे जिनको से मैला ढोने वाला काम दिया गया था मुस्लिम समुदाय में। जातिगत गरीबी और सामाजिक स्थिति के बीच एक सीधा संबंध मौजूद था। तो किस जाति के हो और क्या सामाजिक स्थिति है, इसका एक सीधा सीधा संबंध था। आप हम देख पा रहे हैं कि ऐसे कई चीज़ें मिल रही हैं। 17वीं शताब्दी में जैसे मारवाड़ राजपूत हैं, उनको किसानों के रूप में वर्णित किया था और जाटों को बराबर किया गया था। उन्हें जातीय पदानुक्रम में निम्न दर्जा दिया गया था। तो मारवाड़ राजपूतों को किसानों के रूप में वर्णित किया, जाटों को बराबर किया, जाटों के बराबर किया इनको। राजपूतों को जाटों के बराबर रखा गया और जातीय पदानुक्रम में इनको नीचे का दर्जा दिया गया। अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियाँ थीं, उनको पूर्वी क्षेत्रों में ऊंचा स्थान दिया, अहीर, गुज्जर और माली को। तो अब ये हम देख रहे हैं कि कैसे जाति कारक होती थी। तो यहाँ पर इनको ऊंचा दर्जा दिया, यहाँ पर इनको नीचा दर्जा दिया गया। अहीर, गुज्जर को यहाँ पर ऊंचा दर्जा दिया गया। सदगोप और केवट जैसी देहाती और मछली पकड़ने वाली जातियों ने किसानों का दर्जा हासिल कर लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वनवासियों में किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया। 16वीं 17वीं शताब्दी में वनवासियों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया। तो वनवासियों को जंगलवासी के हिसाब से भी आप ये प्रश्न आ सकता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में विशाल क्षेत्र वन से आच्छादित थे। बहुत सारे एरिया में वन ही होते थे, इसलिए हमको वनवासी जंगली कहते थे। तो जंगली शब्द का प्रयोग इन लोगों के लिए करते थे क्योंकि ये इनके व्यवसाय में क्या था। जंगली कौन थे, ये शिकार करते थे, वन उपज इकट्ठी करते थे और खेतों को स्थानांतरित करने जैसी गतिविधियाँ थी। ये खेतों को बदलते रहते थे, एक जगह बैठ के खेती नहीं करते थे, खेत बदलते रहते थे। और वन में जो चीज़ें इकट्ठी हो रही है उसको इकट्ठा करेंगे, जो उपज हो रहा है शिकार करते थे। तो ये गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट कारण के अनुसार की जाती थी। भीलों के उदाहरण पर विचार करें तो यहाँ पे आप भील को देंगे, भील एक जाति है, उसके उदाहरण पर हम लेंगे कि गर्मियों में मछली पकड़ते थे भील लोग और वसंत ऋतु में वनोपज करते थे। गर्मी जब आ रही तो मछली पकड़ेंगे, वसंत में वो वनोपज को एकत्रित करते थे। इस तरह की गतिविधियों में वन जनजातियों को गतिशील होने में सक्षम बनाया और उनके जीवन की एक विशेषता थी। तो ये अलग अलग रीतियों में देखो अलग प्रकार का काम करें। जैसा कि राज्य को शक्तिशाली सेना के समेकन के लिए हाथियों की आवश्यकता होती, तो हाथियों की आपूर्ति के लिए जंगलों के लोगों को लगाया गया। तो हाथी उनको चाहिए थे कई बार लोगों को, तो हाथी के लिए भी वो कौन देता था, हाथी कौन प्रोवाइड करता था, जंगल के लोग से हाथी मांगे जाते थे। तो ये वाला काम आपूर्ति के लिए जंगल के लोगों को लगाया। वनवासियों के जीवन में वाणिज्यिक कृषि का प्रसार हुआ। जैसे शहद, वाणिज्यिक कृषि यानी जिससे उनको पैसा मिल सके। तो शहद हुई, मोम हुआ, गोंद हुआ, लाख हुआ, इनको याद कर लीजिए। शहद, मोम, गोंद और लाख जैसे वन उत्पादों की बहुत मांग थी, सब वन से प्राप्त होते हैं हमें। तो 17वीं शताब्दी में इनकी विदेशी निर्यात की प्रमुख वस्तुएं बन गई। कौन, गोंद और लाख तो विदेश में निर्यात होता था और इनसे बहुत मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी अर्जित की गई।
हाथियों को पकड़कर बेचा जाता था, ये भी जंगलवासी ही करते थे। पंजाब और लोहानी जैसी जनजातियां थीं। अफगानिस्तान के साथ थलचर व्यापार और पंजाब में आंतरिक व्यापार में भी लगी हुई थी। वनवासियों के जीवन को बदलने के लिए सामाजिक कारक भी जिम्मेदार थे। कई आदिवासी मुखिया जमींदार बन गए, कई आदिवासी मुखिया जो थे वो जमींदार बन गए। ठीक है, तो यानी इनका जीवन चेंज हुआ। कुछ राजा भी बन गए। देखो, आप देख रहे हो उनकी सामाजिक स्थिति कैसे इंप्रूव हो रही है। जमींदार बने, कुछ राजा बन गए। अपनी सेना में अपने स्वयं के कबीलों के लोगों की भर्ती करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे असम में देखो, अहोम राजा उन लोगों पर निर्भर थे जो भूमि के बदले में सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं कि कैसे उनकी वनवासियों का जीवन, ये हम उनको सारा पढ़ रहे हैं कि कैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती गई। एक 16वीं शताब्दी में एक हमारे पास एक पॉइंट और है, आदिवासी से राज्यशाही व्यवस्था में परिवर्तन हो चुका था। आइनेकपुरी में उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय राज्यों के अस्तित्व के बारे में उल्लेख मिलता है कि ऐसे जनजातीय राज्य थे, यानी जनजाति वाले लोगों ने, जंगलवासी, इन लोगों ने राज्यों को बनाया। तो आदिवासी से राजशाही व्यवस्था में आ गए। आदिवासी होते थे लेकिन अब राजशाही व्यवस्था में थे। ठीक है, तो आप ये प्रश्न देख सकते हो। प्रश्न हमारा ये था कि वनवासियों के जीवन का वर्णन कीजिए। तो हमने वनवासियों की पूरी यात्रा यहाँ पर देख ली। तो उसके बाद हमारे पास एक आपका प्रश्न ये भी है कि मुगलकालीन भारत में जमींदारों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये हम कर चुके हैं। इनके जनजातियों का हो गया था। कई कबीलों पर विजय प्राप्त करने के राजाओं का भी वर्णन मिलता है। कई कबीलों पर विजय प्राप्त करी। सांस्कृतिक प्रभाव भी वही क्षेत्र में प्रवेश कर गए। संभवतः सूफी संतों ने इन क्षेत्रों में इस्लाम के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मुगलकालीन भारत में जमींदारों की भूमिका परीक्षण कीजिए। जमींदार वे लोग थे जो कृषि उत्पादन में प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे। तो कृषि उत्पादन में ये डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, लेकिन उनको समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। जमींदारों को वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को निजी संपत्ति मानते थे, मिल्कियत मानते थे ज़मीन को कि हमारी ज़मीन है। अपनी संपत्ति को बेचने, देने और गिरवी रखने का उनको नियंत्रण था। बेचे, किसी को दे या गिरवी रखें। समाज में उनकी उच्च स्थिति के कारण उनको सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। जमादारों को ऊंचे अधिकार प्राप्त थे। जमींदार उच्च जाति के होते थे जिन्होंने समाज में उनकी उच्च स्थिति को जोड़ा हुआ था। जमींदारों ने राज्यों के लिए कुछ सेवाएं भी प्रदान करी। उनकी सेवा के परिणामस्वरूप उन्होंने राज्य में उच्च पद प्राप्त किया और प्राप्त किया। ये आपका जमींदारों के आ जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मुगल काल में गांव के सामाजिक संबंधों को देखें तो समाज में सबसे उच्च टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे ये जमींदार, ऊंचे में थे। तो जमींदारों ने लोगों का, ऐसा नहीं है कि सारे जमींदार ठीक थे, बहुत सारे लोगों ने जमींदारों का शोषण किया, लेकिन किसानों के साथ उनकी एकजुटता और उम्र के वंशानुगत हिस्से पर निर्भर थी। इसलिए वे राज्य के खिलाफ विद्रोह की स्थिति में किसानों को प्राप्त करने में सक्षम थे। तो अब ये तरीके हैं कि पंचायतों की भूमिका, उन तरीकों का चर्चा कीजिए जिससे पंचायत और ग्राम प्रधान ग्रामीण समाज को विनियमित करते हैं, या हम बोलें 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मुगल ग्रामीण समाज में पंचायतों की भूमिका की व्याख्या करें। पंचायत और मुखियाओं का क्या भूमिका थी, इसको जल्दी से देख लेते हैं। पंचायत का अर्थ, ग्राम पंचायत में बुजुर्गों की एक सभा होती थी। ग्राम पंचायत में क्या करते थे, बुजुर्गों की एक सभा होती थी। वे निम्न वर्ग को छोड़ के विभिन्न जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे और आमतौर पर ये महत्वपूर्ण गांव के लोग होते, गांव के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी सभा होती थी। और निम्न जाति के लोगों को नहीं प्रतिनिधित्व करते थे, बाकी सब जातियों का प्रतिनिधित्व होते थे और इनकी संपत्ति पर अपना वशानुगत अधिकार होता था। सामान्य संगठन और कार्य क्या करते थे, मिश्रित जाति के ग्रामों में पंचायत प्राय विषमांग निकाय होती थी। पंचायत गाँव में विभिन्न जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। ग्राम पंचायत का नेतृत्व मुकद्दम द्वारा किया जाता था। जो लीडर होता था उनको मुकद्दम बोलते थे, मुखिया, जिसे मंडल भी कहा जाता था। यह भी हमने सपोर्ट मटेरियल में दोनों नाम पढ़े थे। वे गांव के बुजुर्गों की सहमति से गांव के बुजुर्गों के विश्वास का आनंद लेने में कार्यालय में बने रहे। उनका कार्य पटवारी की सहायता से ग्राम लेखा तैयार करना था। पंचायत का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होता था कि गांव में रहने वाले विभिन्न समुदाय के बीच जाति की सीमाएं बनी रहें। एक तो जाति की व्यवस्थाओं को बनाना उनका एक इम्पॉर्टेंट काम होता था। इनके पास जुर्माना और कर लगाने का भी क्या क्या काम करते थे हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि एक तो जाति की सीमाएं बनी रहे, इंपॉर्टेंट काम था। जुर्माना और कर लगाने का अधिकार भी था इनको, पंचायत को। समुदाय से निष्कासन, जैसे अगर कोई बात नहीं मान रहा तो समुदाय से निष्कासित करते थे। देश निकाला जैसे होता है ना, जैसे जाति से निकाला, गांव से निकाला। गांव में प्रत्येक जाति की अपनी जाति पंचायत होती थी। जाति पंचायत समाज में काफ़ी अधिकार लेती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच
दीवानी विवादों में मध्यस्थता करती है। दीवानी यानी पैसे से मामले में उसमें भी मध्यस्थता करती है जाति पंचायत। ये भूमि विवादों में भी मध्यस्थता करती है, किसी के बीच में भूमि विवाद है वो भी निपटारा करवाती है। यह तय करता था कि विवाह उस जाति के मानदंड के अनुसार किए गए आदि। ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत द्वारा निर्णयों का सम्मान करते थे। तो जाति पंचायत जो भी निर्णय लेते थे लोग उनको मानते थे। अभी भी हमारे बहुत सारे गाँव में ये पंचायतें चलती हैं। पंचायतों को अपील की अदालत भी माना जाता था। ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करे। ठीक है, ये सब पंचायतों के काम हुए। तो अब हम देख रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप कर चुके हो। नेक्स्ट देखिए, ज़मींदार कौन थे, ये आप कर चुके हैं। फास्ट इसको पढ़ते। ज़मींदार ग्रामीण समाज का हिस्सा थे, कृषि उत्पादन पर रहते थे, ऊंची जाति के थे। नई ज़मींदार निचली जाति से उभरे। ज़मींदारों के कार्य होते थे राजस्व इकट्ठा करना, राजा किसान के बीच मध्यस्थता करना, फौज बनाए रखना, विकसित कृषि भूमि को विकसित करना, किसानों को खेती के लिए पैसा देना, स्वयं के कृषि उत्पाद बेचना। ठीक है, और गाँव के साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार की व्यवस्था करना, गांव में जो बाजार लगवाना है वो देखना, सड़कों और जल स्रोतों की मरम्मत करना, ये सब जमींदार के कार्य होते थे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। साक्ष्यों का परीक्षण, ठीक है, ये आप कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 2 चरण थे, जमा करना, हासिल करना। जमा मूल्यांकित राशि थी और प्राप्त राशि एकत्रित की गई थी। यह भी हमने छोटे क्वेश्चंस में करा है। खेती योग्य भूमि को 2 प्रांतों में मापा जाता है। कृषकों की संख्या का वार्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है। भूमि राजस्व को मापने के लिए अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। दीवान जो साम्राज्य की वित्तीय प्रणाली की देखरेख में किया जाता है। तो अगर आपको पिछले वाले उसकी लैंग्वेज सही लग रही है, भू राजस्व का निर्धारण, तो वो आप पॉइंट उससे लिख लीजिए। आगे हम इसको छोड़ते हैं। पंचायत के कार्य हमने अभी पढ़ा, ये पंचायत के कार्य हैं। आईन अकबरी का, कृषक समाज में महिलाओं की भूमिका, ये 4 मार्क के क्वेश्चन हैं। इनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बस मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ कि और क्या क्या इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये देखिए, ये 2 अंकों वाले क्वेश्चन है। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आगे देखिए, ज़मींदारों को नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कदम उठाए। तो लेसन नंबर 10 में हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 8वें में भी आ जाता है कि ज़मींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए। इसको 10 में हम फिर करेंगे, तो अभी छोड़ देते, कोई बच्चा चाहे तो इसको रीड कर सकता है। आगे देखिए, स्रोतों का उपयोग करने में क्या समस्याएं हैं। तो ये आप देख सकते हो, किसानों के बारे में लिखने के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास समस्याएं ये हैं कि ब्रिटिश अधिकारी चिंताओं और अंग्रेज़ों के दृष्टिकोणों कोणों से सभी घटनाओं की व्याख्या को दर्शाते हैं। सभी हमारा अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। जैसे दक्कन दंगा आयोग है, उसको हम देख रहे हैं, तो राजस्व की मांग पर विद्रोह का कारण अपने हिसाब से बता रहे हैं। अधिकांश घटनाएं जो हैं विद्रोह की घटनाओं को द्वेषपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। औपनिवेशिक सरकार अपनी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हित थे। उन्होंने हमेशा भारतीय समाज, लोगों, परंपरा, संस्कृति और यहाँ तक की उपलब्धियों की तस्वीर पेश करने की कोशिश। इसको भी हम 11 चैप्टर में और करने वाले हैं। आप इसको चाहो तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका 8 चैप्टर में भी बनेगा। और मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, वीडियो लेंथ छोटा हो इसके लिए मैं इसको बेटे रीड नहीं कर रही हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा ख़त्म हुआ। तो शॉर्ट, इस चैप्टर से आपके बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमने छोटे प्रश्न करें वो आपके सहायक सामग्री से, भूमि का प्रकार, और उसके बाद महिलाओं का क्वेश्चन मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, और एक जाति का है, एक वनवासी का है, ये मैं समझती हूँ। ठीक है बेटे, हम यहीं पे वीडियो पॉज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।